आरक्षण प्रणाली का इस देश में एक ही कलंकित खोट, अब कांग्रेस को चाहिए अगड़े से ज्यादा पिछड़े तबके का वोट। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जातीय राजनीति के रास्ते पर मुंह की खाने के बाद कांग्रेस ने अपनी राह बदली नहीं है, बल्कि और खम ठोक कर आगे बढ़ी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को नया दंगल खोला। उन्होंने कहा, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो आरक्षण पर 50% की सीमा हटा नहीं, उखाड़ फेंकेंगे। कहते हैं, अपनी सफलता को आरक्षण के पीछे मत छुपाया करो, तुम हकीकत में क्या कर सकते हो दुनिया को बताया करो। प्रश्न कई हैं, जैसे क्या कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा पर भरोसा नहीं? क्या ऐसी लैंग्वेज सुप्रीम कोर्ट की इनडायरेक्ट अवमानना नहीं है? और प्रश्न यह भी कि बीजेपी पर धर्म के आधार पर देश को बांटने का आरोप लगाने वाले जाति पर देश को बांट नहीं देंगे। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले एक बार सुन लें राहुल गांधी ने क्या कहा। आजकल 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। ये जो 50% का लिमिट है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी। जो दलित है, आदिवासी भाई हैं, उनके रिजर्वेशन में कोई कमी नहीं आएगी। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं। और जो पिछड़ों का हक बनता है वो उनको मिलेगा। तो ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा। और मेरे साथ जो इस वक्त गेस्ट जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी की ओर से कृष्ण कुमार जानू जी मेरे साथ हैं। कांग्रेस की ओर से पौरुष भारद्वाज जी, जितेंद्र यादव राजनीतिक विश्लेषक हैं, राम निरंजन गौड़ जी महासचिव हैं समता आंदोलन समिति के, और इंद्रराज सिंह जी अध्यक्ष हैं मेघवाल महासभा के। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत पौरुष जी आपसे ही करना चाहता हूं। पौरुष जी, राहुल गांधी सबको यह क्यों नहीं बताते कि जब आरक्षण इस देश में आया तो उसका एक लक्ष्य रखा गया, एक समय सीमा रखी गई, जिसे हम ही ने बढ़ाया और हम ही उसके लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाए हैं, और इसीलिए आज हम 50% लिमिट को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। तो आप हम पे भरोसा मत करो, हमसे नहीं हो पाएगा। स्वप्निल जी, देखिए, जैसा कि आपने कहा कि देश के जो संविधान में जो शुरू में आरक्षण की व्यवस्था जो कुछ वर्षों के लिए दी गई थी, उसको आगे बढ़ाया गया। आप ही ने हमारी सरकार के द्वारा बढ़ाया गया, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बढ़ाया गया। तो पहले तो समीक्षा इस बात की करनी चाहिए और इस बात पे प्रश्न लगाना चाहिए या इस बात का विश्लेषण करना चाहिए कि ऐसी नौबत क्यों आई कि हर सरकार, चाहे वो हमारी पार्टी की सरकार हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उस आरक्षण को आगे क्यों बढ़ा रही है। उस आरक्षण को आगे इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि हमारा जो देश में जो आरक्षण लागू करने का जो मंतव्य, बढ़ा देंगे तो क्या हासिल हो जाएगा? जब इतने में हासिल नहीं हुआ, 70 सालों में हासिल नहीं हुआ, तो आप नया क्या हासिल कर लेंगे? अब स्वप्निल जी, मुझे आप बोलने का अवसर दें तो मैं अपनी बात पूरी करूं। मुझे एक बार अपने बोलने दीजिए बात को। तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जब हम लोग अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए, इसीलिए सरकार ये सब वो आगे बढ़ा रही है। और देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी जब समान नागरिक संहिता की बात करती है, तो हमें जो है समान जीवन स्तर, समान शिक्षा और समान रोजगार की बात क्यों नहीं करनी चाहिए, बताइए आप मुझे। और दूसरी बात देखिए, जो राहुल जी ने जो बात की, उसको समझने की आवश्यकता है। समझना तो हम ये भी चाहते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि जब मैक्सिमम टाइम आप ही रहे और आप ही अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाए, तो इससे क्या ही हासिल कर लेंगे आप? तो यदि हम इसी समय में लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए तो क्या हमें जो है इस क्षेत्र में कार्य करना छोड़ देना चाहिए? क्या हमें पिछड़ों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए? क्या हमें पहला लक्ष्य पहले तो पूरा कीजिए। भैया, आप लोग तो इतने सालों में सक्षम नहीं हो पाए, तो आप आगे क्या सक्षम हो गए? नहीं सर, झूठ बोलने से दिक्कत है। अशिक्षित हो जो अशिक्षित बने, झूठ बोलने से दिक्कत है। जो जंगलों में रह रहे हो। राहुल गांधी का बयान अगर आपने सुना तो उन्होंने ये कहा कि आजकल क्या है कि 50% की कैप लगा दी गई है। ये 50% की कैप आजकल नहीं लगी है सर। ये आजकल बोल के आप किस पर दोष मढ़ना चाहते हैं? नहीं, देखिए स्वप्निल जी, बात को समझने की आवश्यकता इस परिप्रेक्ष्य में है कि जब 50% की कैप की जो बात हुई है, तो देखिए, आप अलग अलग राज्यों में अलग अलग वर्गों की जातिगत संख्या ज्यादा है। जातिगत जनगणना का सवाल क्यों उठाया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा, उसका मंतव्य समझिए ना आप। हमको ये चाह रहे हैं, हमें बता दो पड़े जातिगत आंकड़े सामने आए कि भाई कौन से स्टेट में कौन से ओबीसी ज्यादा है, किसका जहां पे एससी ज्यादा है, कौन से स्टेट में एसटी की संख्या ज्यादा है, कौन से इलाके के अंदर जो है सामान्य वर्ग की संख्या ज्यादा है। पौरुष भाई, एक बात आप बताइएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं तो फिर मैं जितेंद्र यादव जी के पास जाऊंगा। ठीक है, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मैं जितेंद्र यादव जी के पास जा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप भी इस बात को सुने। मैं ये कह रहा हूं कि जातिगत जनगणना आप उस राज्य में लेकर आए जहां पर आप सत्ता में भागीदार थे। जितेंद्र यादव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इसका मतलब यह है कि पब्लिक मैंडेट आपको जातिगत जनगणना पे नहीं मिला, लेकिन जातिगत जनगणना के बात पर जब चुनाव हुए तो 3 राज्यों से आप चले गए। एक में किसी तरह से एक में आप अच्छी खासी संख्या से आए हैं और एक आपके पास नहीं आया। 3 में तो आप बुरी तरह से हारे। तो ये पब्लिक मैंडेट नहीं था आपका जातिगत जनगणना पर। सिंपल सी बात है जितेंद्र भाई, सिंपल सी पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स ये है कि बहुसंख्यकवाद की काट करना है तो बहुसंख्यकों को बांट दो।
हाँ स्वप्निल, ये एक एंगल हो सकता है। मैं इस पूरी तरह से इस शब्द का दोहराऊंगा तो नहीं कि उनको बांट दो। देखिए, मैं राजनीति का विद्यार्थी हूं, थोड़ा इतर बात करूंगा इसमें। आपकी बात कहीं हद तक सही हो सकती है यदि हम आंकड़ों पर जाएं। बिहार का मराठा रिजर्वेशन, तमिल, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र, ढेरों रिजर्वेशन के उदाहरण हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज पर आता हूं। ये राजनीतिक जो बयान है, हमारे राहुल जी का जो बयान है, राहुल गांधी जी का, इस बयान की जो भाषा है वो पूरी तरह राजनीतिक है। क्योंकि अगर वो इसको थोड़ा सा भी संवैधानिक भाषा में बात करते हैं तो इस तरह की बात सीधा सीधा 1992 का जो एक मैंडेट आया था, इंदिरा साहनी बात 1992 का, तो उसके बाद जो एक कैपिंग की आप बात कर रहे हैं, कैप था। देखिए, यहाँ एक बड़ा बारीक बिंदु है, ध्यान से समझना सभी लोग, कि इंदिरा साहनी बात में जो कैपिंग की गई थी वो थी जातिगत आरक्षण। जातिगत आरक्षण 15% से ज्यादा नहीं होगा, वो कैपिंग वहां होगी 1992 में। लेकिन बावजूद इस शब्द ने अब ये खुला छोड़ दिया कि और आधारों पर तो आरक्षण हो ही सकता है ना। बस इतना ही चाहिए राजनीतिक पार्टियों को। राजनीतिक पार्टियों को इतना गैप काफी था कि वो जनता को आराम से एक लॉलीपॉप देते रही। ये लॉलीपॉप बिहार में दिया गया। अभी नीतीश सरकार ने पिछले नवंबर में बिल लेके आए थे, आपको पता है, 75% करने का। भैया वो भी चैलेंज किया गया। देखो, राजनीतिक है पूरी तरह, राहुल जी का बयान पूरी तरह राजनीतिक है, संवैधानिक से कोई लेना देना नहीं। मैं प्रूफ करता हूं। झारखंड में 69% है, 77 का वादा किया, ये भी कोर्ट में लग गया। तमिल 1993 में 69% दिया, आपको पता है, वो भी गया कोर्ट में। कर्नाटक में 56% कहते हैं कि दे रखा है, वो भी कोर्ट में प्रश्न करते हैं। भैया 2020 में आंध्र प्रदेश में उसे भी प्रश्नगत किया गया। क्यों? सुप्रीम कोर्ट पागल है क्या? अब आप कहेंगे सर, सुप्रीम कोर्ट ने तो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को क्यों वैध किया? अरे भाई, थोड़ी देर पहले मैं यही तो समझा रहा था कि फर्क समझिए, जातिगत और अन्य आधार, यानी सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पर तो आज भी दरवाजा खुला रखा है कि आर्थिक आधार पर यदि तो कोई भी वर्ग पिछड़ा साबित, तो आप गरीबों की बात कर लेते। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बीजेपी अनुच्छेद 16 लेकर आई है, उसकी काट हो जाती। बिल्कुल स्वप्निल, यही तो सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि 16(4) और 4 कैक है, दोनों जो कहते हैं ना, वो यही तो कहते हैं कि भैया पिछड़ेपन के आधार पर राज्य सरकारों को लगे कि किसी को प्रतिनिधित्व नहीं मिला या पिछड़ापन के लिए जरूरी है अतिरिक्त सहायता, ठीक है, दे सकता है। इंदिरा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राहुल गांधी का बयान क्या समाज को या पिछड़े वर्ग को अट्रैक्टिव लगेगा? क्योंकि वो तो दूध के जले, इसमें तो इसको तो नहीं नकारा जा सकता। नहीं, देखिए, जो सोशल जस्टिस एजेंडा इस देश के अंदर ऐसा नहीं कि कांग्रेस लेके आई है। वेलफेयर स्टेट की जो कॉन्सेप्ट अपने संविधान में, उसी हिसाब से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो तय हुए हैं, 36 आर्टिकल लेकर 51 तक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उसमें स्टेट की लायबिलिटी डाली गई है कि वीकर सेक्शंस हैं उनको 2 आधारों पे रिजर्वेशन है। वीकर सेक्शन में जो कास्ट बेस एससी और एसटी को है, और ओबीसी के लिए 341, 42 आगे जितने प्रोविजंस किए गए हैं वो भी उसी से टच करते हुए बैकवर्डनेस को ग्राउंड मानते हुए रिजर्वेशन उनको दे सकती है, स्टेट दे सकती है, और सेंटर में भी दिया जा सकता है। क्योंकि केवल मंडल आयोग में और इंदिरा साहनी के समय कैप लगी थी। अब माने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस इसको जांच कर रहे हैं। मतलब साउथ इंडिया में महाराष्ट्र है, ये जितने मराठा आंदोलन जितने भी है, तो उन स्टेटों ने अपने स्टेट्स में रिजर्वेशन को इनहेंस किया है। वो मोर देन अभी जैसे ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण दे दिया है, तो 50 से तो वैसे क्रॉस कर गया नेशनल के रूप से आरक्षण। अब चूंकि कांग्रेस इस वोट बैंक के एजेंडे को डेवलप करना चाह रही है, तो राजनीति अपनी जगह है। वेलफेयर स्टेट की जो कॉन्सेप्ट कंट्री की इन वीकर सेक्शन की डिमांड है। वेलफेयर स्टेट की डेफिनेशन में मोर देन 50% का आरक्षण डेफिनेशन वाइज आ सकता है। देखो, संविधान तो बनाई है नहीं, संविधान में तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के कैप लगाया था। 11 जजों की बेंच थी, अब उसी हायर जज की बेंच बैठ के अगर कोई नया कोई मैंडेट आ जाता है तो वो तो संवैधानिक बाध्यता नहीं है, नहीं दिया जा सकता। वो विल पावर है कि सरकार की पावर तो है, लेकिन क्या वो वेलफेयर की डेफिनेशन पे टिक पाएगा? उसके बाद फिर वेलफेयर कहां रह गया? देखिए, रिजर्वेशन में तो ये हो रहा है कि एक तरफ तो आप 82% तो प्राइवेट करते हुए देश की संस्थाओं कर दिया, और आरक्षण तो ले दे के 20-21% भारत सरकार, राज्य सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट सेंटर में बचा हुआ है। तो एक तरफ तो सरकारें ये नहीं करी कि आप प्राइवेट सेक्टर को सदा लिमिटेड करिए, वहां तो कन्फाइंड है नहीं। और अब ये 20% में आपस में जैसे 2
बंदर लड़ते हैं, जातियों को लड़ा रहे हैं। ये नहीं करे, जबकि चाहिए ये कि जब आपका रेल है, भेल है, ये जो दुनिया भर का प्राइवेटाइजेशन हो, तो बैंक है प्राइवेट हो रहे हैं, तो एक तरफ तो आप उसका दायरा खत्म कर रहे हो, 1% कम नीचे से का, तो पूरे कंट्री में या स्टेट्स में जो वीकर सेक्शंस है, जो सोशल जस्टिस का जो एजेंडा है देश के अंदर, अभी तक तो लागू इसलिए नहीं हो पाया कि केवल प्रतिशत की बात हो रही है, वॉल्यूम की बात नहीं हो रही। 80% to 83% तो प्राइवेट जिस ढंग से आज की सरकारें हैं, 79 से कांग्रेस ने लिबरलाइजेशन दिया था, और वो बढ़ते समझ गया मैं आपकी बात को। राम निरंजन गौड़ जी, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि क्या वेलफेयर स्टेट की डेफिनेशन में कुछ रह जाएगा? क्या सोशल जस्टिस कहलाएगा मोर देन 50% रिजर्वेशन? ऐसा है स्वप्निल जी, राहुल गांधी जी कुछ भी कह सकते हैं अच्छा, और अपनी पार्टी को कहां से मतलब अर्थ से फर्श पर लाने के लिए इनके बयान ही जिम्मेदार है, और ये कुछ भी कह सकते हैं। 70 सालों से इस देश में आरक्षण चल रहा है। हमने आरटीआई के द्वारा सारे सांसदों से पूछा, केंद्र सरकार से पूछा, समता आंदोलन ने, कि आप हमें जो दलित थे उसमें कितने लोग संपन्न हुए, देश में कोई 5 आदमी तो बताओ जो संपन्न हो चुके। आप, अफसोस है मुझे इस बात का कि केंद्र सरकार से और किसी भी सांसद से उस हमारी आरटीआई का आज तक जवाब नहीं आया। मतलब अफसोस इस बात का है कि इतना 50% आप आरक्षण देकर के भी इस देश में अगर 5 आदमी अगर आप अपग्रेड नहीं कर सके, और आज भी पिछले दिनों मीडिया में छपा था अब 3 दलित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट का जब न्यायाधीश आदमी बन रहा है तो फिर भी दलित रहेगा। ये क्या है कि अंग्रेजों की एक मानसिकता थी कि इस संपन्न देश को, इस भाईचारे के देश को, इस सांस्कृतिक नहीं, लेकिन टेक्निकली राम निरंजन जी इसको बांटिए। नहीं, लेकिन राम निरंजन जी, जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो किया जा सकता है, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल कतई नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने और कई स्टेटों के हाई कोर्ट ने सूची में डाल देंगे, हो जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा के दायरे में नहीं होगा। ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट की अब वो बातें नहीं रही है, और केंद्र सरकार भी अब इस बात को समझ चुकी है। हर प्रदेश में कहीं मराठा आंदोलन हो रहा है, कहीं जाट आंदोलन हो रहा है, कहीं कहां हो रहा है, हमारे तो चल ही रहा है। तो ये सब क्या है कि इस देश में आरक्षण के नाम पे बांटने का और आपस में जलाने का काम इस कांग्रेस की पार्टी ने किया है, इसकी सरकारों ने किया है। अब देश समझ चुका है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ जितेंद्र भाई, 2 सेकंड। हाँ, अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि तथाकथित ये जिनको दलित कहते हैं, उनमें से जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो अपना भविष्य देखना चाहते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कंपीट करना चाहते हैं, पढ़ लिख करके वो आज भी वैसे ही हैं, तो वो समझ चुके हैं। वो कह रहे साहब आरक्षण का लाभ हमें मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ जितेंद्र भाई, शॉर्ट में जोड़ दीजिए, मुझे बीजेपी को भी अब शामिल करना है। बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल। इसका रीजन मैं हमारे यहाँ प्रबुद्ध जन जो अभी क्षमता आंदोलन के प्रतिनिधि कह रहे हैं, उनकी बात को ही मजबूत करने के लिए एक शब्द बताऊंगा। अनुच्छेद 16 की जो लैंग्वेज है ना, प्रॉब्लम उसी में है। इक्विलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ध्यान दें, इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ जो शब्द है समता और समानता, देखिए हमारी संवैधानिक बुनियाद जो है ना, संवैधानिक इच्छा पे जाए तो वो समता चाहती है। समता का मतलब ये नहीं, और समानता का मतलब है केवल अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करवाना, समानता। लेकिन समता कहती है कि सिर्फ मौके और अवसर नहीं, उसके अलावा सम्मान, प्रतिनिधित्व, हर चीज में सम्मान भी है, बराबरी भी है, और सारे पैरामीटर भी समाज में बराबर होने चाहिए। तो ये जो लैंग्वेज है ना, प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई। इसीलिए सर इसका राजनीतिक इस्तेमाल ज्यादा होता है। ठीक है, कृष्ण कुमार जानू जी, कृष्ण कुमार जानू जी, आप पर ये आरोप लगते रहे कि भाई धर्म के आधार पर बीजेपी लोगों को बांट देती है, तो कुल मिलाकर ये माना जाता है कि भाई आप हिंदू वोट बैंक बनाएंगे, तो राजनीति उसकी काट लेकर आई है कि चलो हिंदुओं को तोड़ते हैं, है ना? अगर ये दाव चल गया तो भारी तो पड़ेगा, सारे नंबर्स आपके बिगड़ने वाले हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कभी भी राजनीति के लिए राजनीति नहीं, दल के लिए राजनीति नहीं, राष्ट्र के लिए राजनीति है। और कांग्रेस की राजनीति जो है उसमें ना दल शामिल है ना राष्ट्र शामिल है, वो तो एक परिवार के लिए राजनीति है। मनमोहन सरकार के फैसले जैसे राहुल गांधी ने फाड़ कर फेंके थे, आज का उनका वक्तव्य भी वही है जिस प्रकार हम उखाड़ कर फेंके। नहीं, लेकिन क्या कांग्रेस का ये पॉइंट गलत है कि पिछड़ों को जरूरत है? एक बिंदु जिस पर आप और हम अगर खुलकर चर्चा करें तो 75 साल में कांग्रेस के इस आरक्षण के प्रावधान की व्यवस्था को 10 साल से आगे बढ़ाते बढ़ाते हम कहां से कहां ले आए हैं। कितने लोग पिछड़ेपन से बाहर आए,
कितने दलित से बाहर आए। तो बिना इस स्टडी के तो आपने भी बढ़ाया जी, बिना इस स्टडी के तो आपने भी बढ़ाया आरक्षण को। ऐसा नहीं है कि बीजेपी काल में या एनडीए काल में आरक्षण ना बढ़ा। क्या क्या हटवाइए आरक्षण, फिर आप लोग उसको क्यों नहीं, आगे बढ़ा रहे पौरुष हैं? भाई मैं आऊंगा आपके पास भी आऊंगा, प्रमुख ने बीच में मैं आ बात रहा हूँ बताई पौरुष भाई, 2 मिनट फिर प्रधानमंत्री जी ने खंडन क्यों किया? कृष्ण कुमार जी, देखो एक सीधी सी बात है कि हाँ। आरक्षित को आरक्षण मिल रहा है, हाँ। वंचित को आरक्षण 75 साल में भी नहीं मिला। आरक्षण में भी एक वर्ग बन गया है जो आरक्षण का लगातार लाभ दर लाभ ले रहा है, हाँ। और जो वंचित है वो लगातार वंचित हो रहा है। तो उसको चिंतन ensure जिस कौन विषय पर करेगा? होना चाहिए राहुल गांधी तो उस उसको पर नहीं कर इंश्योर रहे। कौन करेगा? क्या एनडीए काल में ये इंश्योर हुआ? अगर हो गया होता तो कांग्रेस के पास ये मुद्दा नहीं होता। सिंपल सा पॉइंट है। विषय स्वप्निल जी, मैं बीच में आपकी बात काटूंगा हाँ। कि अब आरक्षण के नाम पे इस देश के मतदाता वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, हाँ, ठीक चाहे है। वो भाजपा ठीक है। करे, चाहे कांग्रेस करे, चाहे और पौरुष दल करे। पौरुष भाई, सिंसियरली आपकी जातिगत जनगणना का मैंडेट 3 राज्यों में लोगों ने देश भर में देखा है। 5 में से 4 राज्यों में आप हारे देखिए, थे, 1 में आप आए थे। क्या ये मैंडेट क्लियर नहीं था? दूसरा पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट है जिसपे मुझे लगता है कि कांग्रेस को क्लैरिटी देनी चाहिए, वो ये कि भाई जो उद्देश्य था आरक्षण का, कोई तो फैमिली बाहर निकली होगी ना, कोई तो फैमिली ऐसी हो गई होगी कि अब उसको आरक्षण की जरूरत नहीं है। क्या इसका कोई डेटा उपलब्ध है? जातिगत जनगणना के साथ क्या आप ये बोलते हो हम इसका भी पता लगाएंगे और उसके बाद फिर उस फैमिली को छोड़ेंगे और अगली फैमिली को पकड़ेंगे जो वंचित है? आप ये बात नहीं कर रहे हैं। नहीं देखिए स्वप्निल जी, जो आपने बात उठाई कि भाई हाँ। 3 राज्यों में हम क्यों, ये मुद्दा था, फिर हम क्यों हारे, तो राजस्थान में हमारी स्थिति क्या थी वो आपको पता है कि हमें जनता ने जो है 70 सीटों के साथ देख करके मजबूत विपक्ष में बैठा है, मध्य और प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी के द्वारा और भाजपा छत्तीसगढ़ के में, नेताओं के द्वारा किस प्रकार धार्मिक आधार पर वो सब ध्रुवीकरण मध्य किया प्रदेश, गया, छत्तीसगढ़ में उदयपुर की नहीं हुआ। घटनाओं को उठाई गई, तो आप उस चुनाव को इससे कैसे जोड़ सकते अरे हो? भाई, अन्य मैंडेट तो है ना अन्य सर, मुद्दे लोगों ने नहीं वोट थे तो डाला चुनाव ना के सर। अंदर। और देखिए दूसरी बात, हाँ। देखिए आप मुझे बोलने दीजिए, हाँ। आप मुझे बोलने दीजिए। दूसरी बात मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि यदि हमारे द्वारा अगर सामाजिक न्याय की बात करना गलत है तो भारतीय जनता पार्टी इस आरक्षण की व्यवस्था को बंद कर देना, और फिर भारत सरकार के मंत्रालय ने चैलेंज उछालना हुआ पौरुष भाई, ये तो चैलेंज उछालना हुआ। हमारी विचारधारा नहीं तो कोई विचारधारा नहीं। लेकिन पौरुष भाई, सवाल तो वाजिब था ना? नहीं पौरुष भाई, आप घोषणा करें ना कि अगर कोई भी फैमिली जो आरक्षण का लाभ लेकर ठीक ठाक स्तर पर पहुंच पाई और अब वो आगे खींच सकती है अपनी लाइफस्टाइल को और अपनी अगली पीढ़ी को वो आगे बढ़ा सकती है, ऐसे लोगों को आरक्षण से हटाकर बाकी वंचितों को पकड़ना, यही अवधारणा थी ना, यही मेन लक्ष्य था ना। अभी तक कितने लोग हटे सर? भाई जो ब्यूरोक्रेसी में आ गया वो तो सस्टेन कर रहा है ना, या जो बड़ी पोस्टों पर आ गया वो सस्टेन कर रहा है, उसकी फैमिली को हटाकर वंचितों को पकड़े तभी तो हो पाएगा। देखिए मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी केंद्र में है और अधिकतर राज्यों के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में समीक्षा करनी चाहिए ना। हम इस चीज का विरोध थोड़ा कर रहे हैं। तो आप ये मान के चल रहे हैं 24 में आप इस वादे के बाद भी नहीं आने वाले हैं? क्यों आरक्षण दे रहे हैं? हम तो जो वंचित है ऑलरेडी। भाई क्या आप ये मान के चल रहे हैं 24 में इस वादे के बाद भी हम नहीं आने वाले हैं? हम तो जो वंचित है उसको आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, चाहे पिछड़े, चाहे किसी भी कास्ट के जो लोग पिछड़ गए, चाहे वो भले स्वर्ण कास्ट के लोग भी पिछड़ गए, उनको भी निश्चित। इंदिरा जी मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, इंदिरा जी मेरा सवाल बहुत सिंपल है, क्या कांग्रेस के मुंह से इस तरह का वादा किसी भी तरह से अट्रैक्टिव लगता है? देखिए ये राजनीतिक विषय तो पॉलिटिशियंस बना रहे हैं, बाकी इस देश में जो बेचारा बैकवर्ड्स हैं, बहुत सारे जो लैंडलेस ओबीसी है, उसको तो निश्चित रूप से कुछ हक मिलना ही चाहिए। जैसे जोगी, कुमार, खाती, ऐसे जो जिनकी जमीनें नहीं हैं, इस देश के अंदर 2 विंग चल रही है। एक तो कैपिटलिस्ट कंट्री चल रहा है, अडानी अंबानी, इनको पूरा देश बेचा जा रहा है, 2-4 हजार घराने हैं जिनको पूरा प्रॉपर्टी दे दी, जमीनें जिन लोगों के पास नहीं है, जो ऐसी वीकर सेक्शंस हैं बेचारे, उनकी यदि हालत है ओबीसी में भी, उनके लिए भी सरकार का एक मोरल जिम्मेदारी तो बनती है कि उनको कुछ लेकिन जब ओबीसी जो है, अगर तर्क में मेरिट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, नहीं मेरिट में, देखिए आरक्षण से मेरिट से, अब ये तो कहने की बातें हैं। आप जो समीक्षा की आईएएस में, एससी में, जनरल के बच्चे में 2%, 1% का अंतर रहता है। मेरिट से सोशल जस्टिस का जो मूल है, ओबीसी की तो आप बात ही मत करो। पिछले दिनों अभी यहाँ राजस्थान में मंत्री राज्यवर्धन जी का बयान आपने सबने सुना होगा, और एक डेटा आया था, अभी कुछ लड़के मेरे पास भी आए थे ओबीसी वर्ग के, कि टोटल वैकेंसीज में 400 में से एक पद भी ओबीसी का नहीं आ रहा। पिछले 3 साल से हालत ये है कि उनके रिजर्वेशन का जितने हिस्से की उनको सीटें होती हैं, एक नहीं मैं 50 ऐसे लगा सकता हूं। मैं एक नाम याद दिला यादव करके एक प्रतिनिधि है ओबीसी मूवमेंट का, वो सड़कों पे बेचारे लड़ रहे हैं। मंत्री खुलेआम कह रहा है कि भाई ये नहीं हो रहा और हम इसकी समीक्षा और करेंगे। मतलब तो वो ओबीसी को एक सीट तैयार नहीं करने देने के लिए। देखिए 2 भागों में, जो तो लैंडलेस जय ब्राह्मण हो, लैंडलेस उसको दो ना, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ना। लैंडलेस जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, आज इतना कैपिटलिस्ट पूरी दुनिया से कंपीट करने के लिए, किसी आप जमीन नहीं है, उद्योग नहीं है,
हाँ। उसके पास इंडस्ट्री नहीं है, उसके पास रोजगार अपने जितने भी लेबर पॉलिसी वो ऐसी समीक्षा होगी। तो अब आखिर हमारा यूथ जो बेचारा जो मूल ओबीसी है उनकी हालत वास्तव में खराब है। चाहे बीजेपी और कांग्रेस हो, राजनीति से अलग एक नैसर्गिक आइडियोलॉजी डेवलप करनी चाहिए। और जो एससी का जो आरक्षण है जाति आधार पे, वो केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंडा नहीं था, वो तो इसलिए था कि उनको थोड़ा स्टेटस अपलिफ्टमेंट हो। ठीक, गौर साहब, जो पॉइंट जितेंद्र यादव जी ने उठाया, समता और समानता, इन दो शब्दों का जो डिफरेंस उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली बताया है, वो किसी भी मुद्दे को या तो पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल बना सकता है। क्या इस मुद्दे का कोई नॉन पॉलिटिकल एंगल है आपकी नजर में? ये 100% पॉलिटिकल है। और जो आज राहुल गांधी जी ने कहा है, उनका एक ही एजेंडा है कि अब और तो कुछ उनके पास बचा नहीं, सिर्फ एक आरक्षण है, इसको देख करके लोगों को बेवकूफ बना करके अपन कर देंगे। और राहुल जी को सोच लेना चाहिए कि वो 7 जन्म में भी अपने इस बयान को कहीं कह दे, वो इसको फलीभूत नहीं कर पाएंगे, क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारा जो संगठन है जो पिछले 25 सालों से लड़ रहा है, कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम मीडिया में ज्यादा बात नहीं करते और सब लोग जानते हैं हमारी बातें, ऊपर केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये सब जानती है, कोर्ट में जो न्यायाधीश वो जानते हैं, हम बड़े तरीके से लड़ रहे हैं। एक सामाजिक समरसता पूरे देश में रहे, उसके लिए आरक्षण दिया जाए। वो इंदिराज सिंह जी कह रहे हैं, तो उस तरफ अब देश बढ़ रहा है। नहीं, लेकिन कुछ फैक्ट्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गौर साहब, देखिए, जैसे मैं एक बात बताता हूं, कृष्ण कुमार जानू जी, मैं आपसे बोलूंगा, देखिए क्या है, समरसता की बात बताऊं आपको। झोपड़ी में, महल में कभी समरसता संभव है क्या? जो आज इस देश में जो ट्रेंड चल गया है। ठीक है, सब समझ गया मैं। कृष्ण कुमार जी, मैं आपसे एक बात कहता हूं, ठीक है, आपका GYAN, ठीक है, गरीब, किसान, युवा और नारी, ठीक है, ये आपका GYAN है। अब इसी में हम गरीब सेक्शन को पकड़ लें। क्या आज भी राजस्थान में किसी दलित को बिंदौरी निकालनी हो तो उसको पुलिस की सुरक्षा नहीं मांगनी पड़ती? क्या हम पिछड़ा शब्द से अपना मुंह मोड़ रहे हैं? क्योंकि वो एक हकीकत है, आज भी है। देखो, हमारा जो सामाजिक ढांचा है और उसमें जो हमारा गुलामी का कालखंड रहा है, उसमें इस प्रकार के संस्कार हावी हुए हैं। और उन संस्कारों की काट संविधान निर्माताओं ने संविधान में खोजने की, टटोलने की कोशिश की, लेकिन इस सत्ता में जो वर्ग आया, आजादी से लेकर बहुत बड़े आपातकाल तक मान लीजिएगा, तो उस प्रकार की मनस्थिति को क्रश करने की कोशिश नहीं हुई। और धीरे 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 वो परिस्थितियां अब मिटती तो जा रही हैं, लेकिन उस स्पीड से नहीं मिट रही जिस स्पीड से मिटने की अपेक्षा आप और हम सब करते हैं। राहुल गांधी के बयान पर मैं एक बात बता दूं आपको, शॉर्ट में, हाँ, बहुत छोटे में एक बात बता दूं, जहां कांग्रेस के सत्ता में आने की कोई उम्मीद नहीं है, वहां इस प्रकार के शब्द उछाल करके वो जो टटोलना चाहते हैं वो डेक्रिबाउंड नहीं आएगा। स्टेट में कहा जहां पर वो मिलकर सरकार बनाए हैं जी, झारखंड में, तो पर क्या देश के लिए वो अट्रैक्टिव होंगे कि नहीं, ये। लेकिन जो सवाल मैंने कृष्ण कुमार जानू जी से लिया, उसी का एंटाई सवाल मैं पौरुष जी आपसे ले रहा हूं। पौरुष जी, ठीक है, पिछड़ा एक हकीकत है, लेकिन अगर उन्हीं सारे पिछड़ों को जोड़कर आप गरीब की बात कर रहे होते और EWS पे आ जाते तो ये नॉन पॉलिटिकल हो जाता। देखिए स्वप्निल जी, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ पे जो एक चीजों का वर्गीकरण किया गया, जो संवैधानिक तौर पे वर्गीकरण किया गया, तो राजनेता जो होगा उसी आधार पे तो बात करेगा। और दूसरी बात देखिए, राहुल जी ने जो बात कही तो वो ये थोड़ी ना कही, सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं, वर्गीकरण है तो मैं आपसे इसी बात को तो कह रहा हूँ। राहुल जी ने जो बात की, जातिगत जनगणना की बात की, तो आप उसको ऐसे क्यों सोच रहे हैं कि भाई उसका फायदा जो है वो किसी एक वर्ग विशेष को मिलेगा? निश्चित तौर पे कहीं पे अगर यदि सामान्य कास्ट की संख्या कहीं कहा ही नहीं यार पौरुष भाई। और जब वो आरक्षण बढ़ाने की बात, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस सभी को बात करते हैं। जब आप 36 कॉम को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं तो कॉमन टर्मिनोलॉजी पे आएंगे। सीमित करके इसका राजनीतिक माहौल क्यों बनाया जा रहा है इस चीज का? राजनीतिक माहौल, आपने पॉलिटिकल रैली निकालकर पॉलिटिकल रैली में उद्बोधन दिया है, जगह जगह पर आप चौक चौराहों पर सम्मेलन करके ये बोल रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल तो है ही है। तौर पे राजनेता का काम होता है स्वप्निल जी, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो राजनीतिक माहौल नहीं बना रहे, वो मखौल नहीं। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है जितेंद्र भाई, कहीं पर भी तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज होती तो उसको मीडिया छुपा लेता, लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज ही नहीं है तो मीडिया उसको क्या ही छुपाएगा? जितेंद्र भाई,
जी स्वप्निल, देखो मैं थोड़ा सा समाधान की बात करता हूँ। बातें हाँ, तो बहुत ठीक है। लंबी चल रही हैं। हाँ। ये समय के साथ ये मांग उठी। अपने समय में समानता का अलग अलग अर्थ हुआ था। हमारे एक विद्वान हुए अमर्त्य सेन जी, उन्होंने इनइक्वलिटी री एग्जामाइंड नाम की किताब लिखी। उसमें वो बड़ी अच्छा सोल्यूशन देते हैं। अगर आप कांग्रेस, बीजेपी या कोई भी प्रतिनिधि चाहते हैं तो वो कहते हैं कि भैया बात आवंटन की मत करो, बात संसाधनों के वितरण की भी मत करो, उसमें समानता की भी मत करो, बात करो कैपेबिलिटी बिल्डिंग की, कि कैपेबिलिटी बिल्डिंग के लिहाज से सबको समान बनाकर लेके आओ, तब वास्तव में समानता स्थापित होगी। तो बात ये राजनेता जो करते हैं ये पूरी लेकिन तरह काउंटर पॉइंट है, राजनीति से जितेंद्र भाई प्रेरित है काउंटर कि लोगों पॉइंट की है, लेकिन जितेंद्र भावनाओं भाई को कैसे काउंटर छेड़ा पॉइंट जाए। है, काउंटर पॉइंट है। आप जो आरक्षण दे रहे हैं वो सरकारी महकमों में दे रहे हैं, कितनी सरकारी भर्तियां निकल रही हैं स्टेट में और सेंटर में, किसी से छुपा नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको इन टोटलिटी सबका अगर करना है तो आपको प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करना पड़ जाएगा। आप वो कर देख लीजिए अगर आप में हिम्मत है तो, उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं तो घसीटते रहिए, केचुए चाल पर चलते रहिए। स्वप्निल, भावनाओं की वीणा के तार को छेड़ने का एकमात्र जरिया राजनेताओं ने इसको बना दिया है रिजर्वेशन को, कि कैसे भावनाएं आहत भड़का के और इसे वोट बैंक में कन्वर्ट किया जाए। वास्तव में इसके बाद सोल्यूशन कोई नहीं करना चाहता। Exactly. जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन चला था भ्रष्टाचार पे, वास्तव में अपने ऊपर कोई भी ऐसा दूध की रखवाली बिल्ली नहीं बैठाना चाहता था। आपने देखा था ना कि कैसे वो लोकपाल बिल्कुल लटकाए रखा गया कई दशकों तक। ये आरक्षण भी ऐसा ही एक है कि ये ऐसे दूध देने वाली गाय है राजनेताओं के लिए, कि जब जब इसको टनकारेंगे कहीं ना कहीं दूध निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और तमाम दर्शकों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खत्म नहीं हुआ है मुद्दा, आगे भी चलेगा और जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे बहस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।